पुलवामा हमला करा दिया, जबकि खुलासा हुआ पुलवामा हमला ये होता बड़ी है। बात कह रहे हैं सर आप, सुनिए, बड़े पद पे हैं। पुलवामा हमला मोदी जी ने कराया था। जो लोग बता रहे हैं, फौज के लोग बता रहे हैं, वो एक प्री प्लान हमला कराया गया था। और उसी समय जब हमला हो रहा है, पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले रहे हैं 550 करोड़। एक तरफ हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी मोदी ये पुलवामा हमला तो पाकिस्तान ने कराया था, मोदी जी ने नहीं कराया था। अगर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो जांचें होंगी। इतनी नहीं जांच, नोटबंदी की भी जांच होगी और जो केयर प्रधानमंत्री केयर फंड उसकी भी जांच होगी। कि अगर समाजवादी लोगों की फिर से सरकार आए तो ये जो हमारे नंदी हैं इनको काटने के लिए आप लोग भेज देंगे? नहीं नहीं, हाँ। कभी नहीं। हम लोग गौ की पूजा करते हैं, हाँ। हम लोग गौ पालते भी हैं, दूध भी पीते हैं। कौन कहता कि हम लोग गाय काटने वाले हैं? गाय काटने वाले नहीं, जो नंदी जो सड़क पे घूम रहे हैं सांड। नहीं, देखिए हाँ। ये नौटंकी बाज बहुत है। हाँ। कौन नौटंकी बाजी? हम भाजपा वाले चुनाव के तुरंत बाद इनको भी जाना है। चुनाव के बाद योगी जी चले जाएंगे? बिल्कुल 101% मान लीजिए। आपको क्या लगता है बृजभूषण शरण सिंह के जितने बयान आ रहे हैं वो पहले से प्रेडिक्टेड है? रही निषादों की बात, हाँ। विशंबर प्रसाद जी से बड़े नेता नहीं है वो, हाँ। संजय निषाद। हाँ। हमसे बड़े नेता नहीं हुए, पैदा भी नहीं हुए थे राजनीति में। मैं राजनीति की बात कर रहा। हाँ। वैसे नहीं हो सकता है हम उम्र में बड़े, लेकिन हमारी 70 साल की उम्र है। आरक्षण का उन्हें ABCD का मालूम नहीं था। हम ही लोग हैं, आरक्षण का सबसे पहले प्रस्ताव 2005 में मुलायम सिंह की सरकार में हमने 3 बार भेजा। ऊपर सरकार नहीं थी, फिर अखिलेश जी की सरकार में 2 बार भेजा। संजय निषाद जी झूठ बोल करके लोगों को अमित शाह की मीटिंग कराई लखनऊ में, और कहाँ वादा करके ले गए कि आज आरक्षण की घोषणा हो जाएगी। घोषणा हुई नहीं, लोगों ने वहीं गालियाँ देते हैं, कुर्सियाँ सब तोड़ दी। और अब चुनाव देखा, लड़ रहे हैं। अगर 5% भी निषाद वोट ले जाए तो मैं मान लूँगा निषाद का नेता है। तो मतलब ये अगर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ साइडलाइन कर दिए जाएंगे? कर दी जाएंगे, पक्का हाँ? पक्का हाँ? पक्का। आज मेरे फ्रेम में 2 बड़े चेहरे हैं। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, और दूसरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और वर्तमान समय में MLC हैं। आपका नाम है श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी और आपका नाम है किरणपाल कश्यप जी। दोनों लोग समाजवादी पार्टी में निषादों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और समाजवादी पार्टी निषादों के लिए एक संजय निषाद के बाद 2 बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में इस समय देखे जाते हैं। आज हम इन लोगों से निषाद की राजनीति के विषय पर बात करेंगे और वर्तमान समय में 2 प्रत्याशी गोरखपुर के अगल बगल चुनाव लड़ रहे हैं। एक पप्पू निषाद संत कबीर नगर से और दूसरा काजल निषाद गोरखपुर से। इन दोनों लोगों के विषयों पर भी बात करेंगे और समाजवादी पार्टी में वर्तमान स्थिति को भी समझेंगे, देश की स्थिति को भी समझेंगे, इंडिया अलायंस को भी समझेंगे। तो सर आपसे शुरू करते हैं। किरणपाल कश्यप जी, आपका स्वागत है और आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। तो सर आपसे शुरू करते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर। हाँ। सर अभी आप लोग वर्तमान समय में गोरखपुर में हैं। गोरखपुर का चुनाव काजल निषाद बनाम रवि किशन है, किस तरह से देख रहे हैं? अभी 6ठे चरण का चुनाव प्रचार बंद हो गया कल, वहीं से हम लोग आ रहे हैं। 6ठे चरण 7वें चरण के चुनाव में रात ही आए हैं हम लोग। अब यहाँ की परिस्थितियाँ और चलेंगे देहात में, गांव में, शहर में, सब जगह 5 कॉन्स्टिट्यूंसी सब में जा कर के। लेकिन जो सूचनाएँ वो ये है कि चुनाव बहुत अच्छा है। इंडिया गठबंधन और ये जो PDA बनाया है, इस बार टिकटों का वितरण हमारा बहुत बढ़िया हुआ है इंडिया गठबंधन का। इसीलिए इस चुनाव में नेता कम लड़ रहे हैं, जनता ज़्यादा लड़ रही, और सत्ता बनाम जनता का चुनाव हो गया। अब देख रहे हैं जहाँ जा रहे हैं बेकाबू भीड़ है, और दूसरी तरफ पैसे दे कर के भीड़ बुलाई जा रही है। तो फेल हो गई है इनके पूरा फार्मूला। NDA वालों का, भाजपा का पूरा फेल है। और हम देखो, शामली का रहने वाला हूँ। हमारा चुनाव प्रथम चरण में हो गया, कैराना लोकसभा सीट हमारी है, और प्रथम चरण में 8 सीटें थी। सहारनपुर, कैराना की क्या स्थिति है? बम्फर वोट से जीत रहे हैं। कैराना सबसे पहले खुलेगी, तो देखना कैराना सबसे पहले खुलेगी। और पहले चरण में, दूसरे चरण में हमने दौड़ा इनको खूब, भाजपा को। और वो वहाँ से हवा बदलती चली गई। पछुआ हवा जब चली, पछुआई, तो वो चलते चलते पहला, तीसरा, चौथा, 5वां चरण हो गया, और 6ठे 7वें में आंधी बन गई पूरब में आकर। और इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं।
ये बहुत साइलेंट तरीके से जनता चुनाव में देख रहे हैं कि इनका बवाल नहीं हो रहा है, ना शो किया जा रहा, वोटर शो नहीं कर रहा। शो करेगा तो उसको ईडी का डर है, पुलिस का डर है, सीबीआई का डर है, सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उसी को अंदर कर देंगे, मुकदमा लिखा देंगे, प्रधान के खिलाफ 95 लगा देंगे, कोटेदार का कोटा निरस्त करा देंगे। ये सारी बहुत चीज़ों से देख करके जनता साइलेंट है, लेकिन इन्होंने बात बात में गुमराह किया। आप देखिए, कोविड आया, बीमारी थी, उसमें कोई दवाई बनी नहीं थी जब तक, उसको 2 महीने तक इनके पास जो मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। 2 महीने तक टीवी पर आपने देखा होगा कि मौलाना साद और मरकज चला टीवी पर। कोरोना बीमारी को भी हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की भाजपा ने, लेकिन वो ज़्यादा चला ही 2 महीने के बाद बंद हो गया। अब कोरोना की कोई वैक्सीन जब तक बनी नहीं थी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हथेली और थाली बजाओ। ये कौन सी वैक्सीन हुई, ये कौन सी दवाई है, किस फैक्ट्री की दवाई थी ये? दूसरी बार फरमान जारी किया दिल्ली से कि 9 तारीख रात को 9 बजे 9 दिए जलाओ। ये कौन सी दवाई थी? तो इतना झूठ बोला जनता को गुमराह करने के लिए, इससे लोग त्रस्त हैं। दूसरा, लॉकडाउन में इन्होंने लगाया। 1 हफ्ता पहले मजदूरों को सबको आगाह कर देते कि भाई आप अपने घर चले जाओ। अटेंडम लॉकडाउन लगा दिया, ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया, बसों में चढ़ने नहीं दिया, आने का कोई साधन नहीं था। लाखों लोग भूखे प्यासे मर गए। तो मजदूरों में रोष है। 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को वादा किया था, नौकरी एक मिली नहीं। नौजवान लाठी लिए खड़ा है इस बार सरकार के खिलाफ। नौजवान लाठी लिए खड़ा है लड़ने के लिए। पर कितना लग रहा है, कितना उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें आ रही हैं? मैं बताइए, किसान 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 मिनट की बात करने की उनसे फुर्सत नहीं हुई। किसान तैयार बैठा है। अगर काले कानून ना होते तो प्रधानमंत्री वापस क्यों लेते? और गलती मानी, वापस लिया और कहा MSP पर कानून बनाऊंगा, कमेटी बना दी। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक दिखाई नहीं दी। तो उससे भी किसान बहुत गुस्से में है, मजदूर गुस्से में है, नौजवान गुस्से में है। 5 किलोमीटर दौड़ता है सुबह ही नौजवान, मुझे पुलिस की नौकरी मिलेगी, PSC की मिलेगी, मिलिट्री की मिलेगी। नौकरी एक मिली नहीं। 1 घंटे पहले पेपर आउट हो जाता है। और एक बार नहीं हुआ, 8 बार 9 बार 10 बार हो गया। 10 साल में उसकी उम्र निकल जाएगी। तो वो निराश है, तो वो बहुत गुस्से में है, वो बोल नहीं रहा। जिस दिन बटन दबेगी और ये सब देखते हुए हम आ रहे हैं, हम चरणवाइज चल रहे, पश्चिम से लेके, और हम कसम से कहते हैं इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, हम चरणबद्ध तरीके से चल रही है, आखिरी चरण में आ गए। अब कहीं चेहरे पर शिकस्त देख रहे, पहला अपना लड़ा 15 दिन और फिर लड़ते हुए आ रहे। और एक एक कार्यकर्ता सिपाही की तरह से लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहा है। हम तो केवल चेहरा हैं, लेकिन पीछे जो है वो तूफान है। क्या लगता है विशंबर जी, आप सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इस बार इस चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं आप? जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, बहुत ही सर, ऐसा चुनाव कभी देखा है आपने इससे पहले? तमाम, आप तो खुद सांसद रहे हैं, इस ऐसा चुनाव देखा है कभी इससे पहले? चुनाव हमने बहुत देखा है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से युवा अपनी तरफ से, गांव में जाइए तो अपनी तरफ से लोग प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं। प्रत्याशी प्रचार करने नहीं पहुंच पा रहे, पूछते भी हमारे यहाँ कब प्रत्याशी आएंगे। और अपने आप, चूँकि मैं बुंदेलखंड का हूँ, हमारे यहाँ 4 सीटें हैं। हम लोग 4 सीटें जो है 5वें चरण की जीत रहे हैं। 17 सीटें उस चरण में। तो जहाँ बुंदेलखंड में एक भी सीट नहीं जीतती थी, आज बुंदेलखंड में बांदा और आपकी हमीरपुर, जालौन, झांसी, 4 सीट जो है जीत रही हैं। और जिस तरह से किरण पाल जी ने बताया कि प्रथम चरण से लगा करके 6वें चरण में कल वोटिंग होने जा रही है। हम लोग 6वें चरण में कल प्रचार करके घूम के आए हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी के लिए। तो वहाँ तो हमें आंधी दिख रही थी। लोग कह रहे थे कि भाजपा का सांसद 5 साल कहीं दिखा नहीं। और उनसे एक बार एक वकील साहब मिले, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आए कोर्ट में वकीलों से मिलने के लिए, तो वो कह रहे थे कि मोदी जी के नाम वोट दो।
तो लोगों ने कहा भाई आप लड़ रहे हो कि मोदी जी लड़ रहे हैं? मोदी जी तो बनारस से लड़ रहे हैं, तो अपने वोट मांग रहे हैं। इस बार मोदी जी का कोई जादू नहीं चल रहा है, इस बार किसान नौजवान का, बेरोजगारों का जो है तो जादू चल रहा है। हालांकि जो सर जिस सांसद का आप नाम ले रहे थे प्रवीण निषाद का, उनके पिता निषादों के इस समय सबसे बड़े रहनुमा और नेता बने हुए हैं और उनके पीछे मोदी जी का भी हाथ है। और लोग ये कह रहे हैं कि प्रवीण निषाद अगर जीतेगा या नहीं जीतेंगे, लेकिन उनके पीछे जो मोदी जी का और उनके पिताजी का हाथ है, इस बार उनकी सीट निकल जाएगी, फिर से तीसरी बार सांसद बन जाएंगे। आपको पता होना चाहिए जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रवीण निषाद को यहाँ से लोकसभा का टिकट दिया था। हम लोग प्रचार करने आए थे और इस बार प्रवीण निषाद से दोबारा मुलाकात हुई। सुन लीजिए, हम लोगों ने यहाँ जिताने का काम किया और आरक्षण की लड़ाई को लेकर के इन्होंने पार्टी बनाई। करसौल कांड में जो है अखिलेश निषाद, हमारा एक बेटा इटावा का था, उसको शहीद करा दिया। और उनके पिता आत्माराम कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार आपकी दिल्ली लखनऊ में, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो डॉक्टर संजय जो पीछे भग रहे हैं। उनकी 3 बहनों के बीच में एक बेटा था, अकेले सिंगल बेटा था। इन्होंने कहा था कि हम तीनों बेटियों को गोद ले रहे हैं और उनकी शादी करेंगे। ये उलट कर देखने गए नहीं गए। समाजवादी पार्टी के जो लड़का अखिलेश शहीद हुआ था उसके परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग बात करें। अब हम बधाई देंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी ने 10 लाख रुपये उनको दिया और हमारे जितने समाज के नेता, हम लोगों ने 1-1 लाख रुपये करके उनको चंदा दिया, तब जाके उनकी बेटियों की शादी हुई। तो ये केवल लाश पे राजनीति करते हैं। और जहाँ तक इन्होंने पार्टी बनाई है, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपनी पार्टी तो बनाई है, लेकिन अपने बेटों को भाजपा में बेच दिया है। अगर न बेचा होता तो इन्होंने भाजपा से अपने बेटे को MLA लड़ाया और अपने बेटे को लोकसभा पिछली बार लड़ाया, इस बार भी लड़ा रहे हैं। घटक दल जो है, अनुप्रिया पटेल भी है, वो तो नहीं बेची, वो तो अपने दल अपने चैम्बर से लड़ रही है, अपनी पार्टी से लड़ रही है। कौन सा ऐसा कारण है कि डॉक्टर संजय जो है इनको अपनी पार्टी भरोसा नहीं है, अपने भरोसा नहीं है, इसलिए जो है ये भाजपा का दामन थाम करके अपने बच्चे को अपनी बेहतरीनी पार करना चाहते हैं। तो इस बार पूरी तरह से संजय निषाद का जादू खत्म है और पूरी तरह से लोग जान गए कि ये केवल ठगने का काम करते हैं लोगों का, और ये चंदा उगाही करने का काम करते हैं। ये कोई नेता नहीं है। अब सब लोग समझ गए, इनका आखिरी अंत है। तो इस बार इनकी बेटी की भी सीट नहीं निकलेगी? हम समझते हैं कि बहुत बुरा हाल होगा। पिछली बार तो मोदी जी के नाम पे जीत गए, इस बार कहीं वो टिक नहीं पा रहे। लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद कई लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। मोदी मैजिक खत्म हो गया आपके हिसाब से? मोदी मैजिक पूरी तरह से खत्म हो गया। अच्छा, मोदी मैजिक था? सुनिए, मोदी मैजिक क्या था? इसलिए था कि जब 2014 में मैं ले चलता हूँ आपको, इन्होंने कहा काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, किसान के लिए MSP कानून बनाएंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे, डीजल पेट्रोल जो 55-56 रुपये लीटर मिलता है 35 रुपये लीटर लाएंगे और लोगों के अच्छे दिन आएंगे। ये जुमले दे करके तब मोदी मैजिक चला। और इसके बाद जो तो दोबारा वाले चुनाव में इन्होंने पुलवामा हमला करा दिया, और जबकि खुलासा हुआ पुलवामा हमला होता है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, सुनिए, बड़े पद पे। पुलवामा हमला मोदी जी ने कराया था? जो लोग बता रहे हैं, फौज के लोग बता रहे हैं, वो एक प्री प्लान हमला कराया गया था। और उसी समय जब हमला हो रहा है, पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले रहे हैं 550 करोड़। एक तरफ हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी मोदी जी। पुलवामा हमला तो पाकिस्तान ने कराया था, मोदी जी ने नहीं कराया था। चौकियों से क्यों हटाई गई, पोस्टें क्यों हटाई गई, लोगों को डाकोटा जहाज क्यों नहीं दिया गया? तमाम फौजी सवाल कर रहे हैं। जो रिटायर्ड फौजी हैं जो वहाँ मौके में मौजूद थे, इनकी सुरक्षा एजेंसियां की चूक रही या साजिश रही, जो भी रहा, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इनका हाथ है। नहीं तो उसकी जांच क्यों बंद कर देती? उसकी जांच कराई जाना चाहिए था और उसको देश के सामने उजागर करना चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग रहे, क्या हुआ घटना। अगर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो जांचें होंगी? इतनी नहीं जांच, नोटबंदी की भी जाँच होगी और जो प्रधानमंत्री केयर फंड है उसकी भी जाँच होगी, बहुत सी जाँचें होंगी। और ये जो कह रहे हैं ना कि तो अगर सच निकल गया तो प्रधानमंत्री जी तो जेल जाने की स्थिति में आ जाएंगे। अब क्या होगा, पहले चुनाव 7वें चरण वाला देखिए। जो हम ये कहने जा रहे थे कि इन्होंने नोटबंदी, इसमें जो इन्होंने लोगों को धोखा दिया नौजवानों को,
अब जो है नौजवान धोखा खाने वाला नहीं। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, और लॉकडाउन से जो है करोड़ों लोग जो है बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। तब नौजवान नौकरी चाहता है। माननीय इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने कह दिया है हम 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं पहले कैबिनेट में ही उनको नौकरी देने का काम करेंगे। किसानों का कर्जा माफ़ करने के करेंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ़ किया, हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। इन्होंने बड़े उद्योगपतियों को लखपति, अरबपति, खरबपति बनाने किया। अब हम देश की आदिवासी महिलाओं को 1 लखपति बनाने का काम करेंगे। इतने बढ़िया मुद्दे हैं। बिजली, इन्होंने विधानसभा चुनाव में योगी जी ने कहा था कि हम बिजली माफ़ करेंगे, इन्होंने वादा से मुकर गए। घरेलू बिजली माफ़ करेंगे इन्होंने। तो इस बार अगर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली भी माफ 300 यूनिट बिजली भी माफ़ करेंगे, और किसान पेंशन भी देने का काम करेंगे। तमाम मुद्दे हैं जिससे कि हमारे जो मैनिफेस्टो बना है हमारा, उससे जो है पूरी तरह से नौजवान, किसान, युवा सब लोग जो है प्रभावित हैं। और इन्होंने जो काले कानून 3 बनाए, सुनिए, उसमें इन्होंने एक कानून बनाया कि बैंक की कोई गारंटी नहीं है। 5 लाख से अधिक रुपया अगर किसी का डूब जा, मतलब अगर बैंक डूब जाता है तो 5 लाख से अधिक किसी को पैसा नहीं मिलेगा, वो भी वकील करके मुकदमा लड़ना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने नोटबंदी जब चालू की, जब बड़े बड़े उद्योगपति, इनके विजय माल्या, नीरव मोदी, चौकसी जैसे लोग अरबों खरबों रुपया लेके भाग गए, देश का बैंकों का लेके भाग गए, इसलिए इन्होंने नोटबंदी की। दूसरा एक इन्होंने ये किया कि बैंकों का जो विलय किया है, कई बैंकों को विलय किया है, इससे लगता है कि देश के बैंक खतरे में हैं। और मोदी जी ने इसलिए कानून पास किया कि 5 लाख से अगर ज़्यादा लोगों को बैंक पैसे जमा, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक जिले में एक फसल कानून बनाया। इससे पता लगता है कि फिर से 3 काले कानून लाने वाले हैं और अपने मित्रों को देने वाले हैं हमारी ज़मीनें। और जिस तरह से किसानों के लिए जब से योगी जी की, मोदी जी की सरकार आई है, किसानों को एक काम जरूर दिया है। एक रोज़गार बहुत अच्छा मिला है, बहुत तगड़ा रोज़गार पूरे देश के किसानों को मिला है। सांड हाँकने का, दिन भर आदमी किसान काम करता है, रात में सांड हाँकता है। तो इस बार हम लोगों का निवेदन है किसानों से, हम किसानों से कह रहे हैं कि इस बार किसान के मालिक, किसान अगर अपनी समस्या निजात पाना चाहता है तो सांडों के मालिक को हटा दो। जिनकी कोई समस्या हुई है तो अपने आप सांड भाग जाएंगे। सांड का मालिक कौन है? सांड का मालिक वही है जो सांड लाया है। पहले तो सांडों की समस्या नहीं थी। कौन लाया सर सांड, बताइए। अब आप ही बताएंगे, अंडरस्टूड है। सांड का मालिक कौन है, सांड लाया कौन है? किसान मन बनाए कि हम सांड के मालिक को हटाएंगे, सांड हाँके परेशान हो गए। अच्छा, सांड के मालिक को हटाएंगे। किरण पाल जी आप मिलती हैं वर्तमान में, माता जी का तो इंतजाम कर दिया, गौ माता जी का इंतजाम कर दिया, गौशाला बनवा दी, लेकिन पिताजी का इंतजाम कौन करेगा? पिताजी जो घूम रहे हैं छोटे बड़े, उनका इंतजाम कौन करेगा? पिताजी का इंतजाम आप लोग करेंगे? लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गारंटी है। हाँ। मैं इस देश का चौकीदार हूँ। वो तो चौकीदार बने नहीं, लेकिन हर खेत पे एक चौकीदार बैठा दिया। किसान खेत की रखवाली नहीं करेंगे तो रात पूरा खेत साफ। इसलिए किसान बहुत गुस्से में। ये बात है, किसान गुस्से में है, लेकिन उसी में से कुछ किसान पूर्वांचल के हैं जिनकी खेती कम है, जिनकी चीज़ें कम है। उस किसान में बहुत सारे किसान नंदी भक्त भी हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी लोगों की फिर से सरकार आए तो ये जो हमारे नंदी हैं इनको काटने के लिए आप लोग बेच देंगे? नहीं, हाँ। कभी नहीं। हम लोग गौ की पूजा करते हैं, हाँ। हम लोग गौ पालते भी हैं, दूध भी पीते हैं। कौन कहता है कि हम लोग गाय काटने वाले? गाय काटने वाले नहीं, जो नंदी जो सड़क पे घूम रहे हैं, सांड। देखिए, हाँ। ये नौटंकीबाज बहुत है। हाँ। कौन नौटंकीबाज? हम भाजपा वाले। इन्होंने जो बड़े शहर, हाँ। उसमें सब गैस पाइपलाइन बिछ गई। हाँ। आपको मालूम है? हाँ। वहाँ ये सिलेंडर बेकार हो गए। हाँ। ये उठाकर उज्ज्वला योजना के लिए जनता में फेंक दी, एक बार भरवा करके। जब 443 का था, आदरणीय स्मृति जी कह रही हैं कि सिर पर रख करके आंदोलन करती थी, चूड़ियाँ भेंट करती थी। अब 1100 को हो गया, अब एक दिन भेंट नहीं कर रही, ना आंदोलन कर रही, ना बोल रही। बुरी तरह से हार गई। स्मृति ईरानी का अमेठी से क्या होगा? अमेठी गए थे सर? हाँ? देख लेना, हार गई बहुत बुरी तरीके से। स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई, बहुत बुरी तरीके से हार रही। और इतना ही नहीं, हाँ। इन्होंने इतना गुमराह किया
आदरणीय प्रधान सारी सीटें तो आप हरा दे रहे हैं सर। नहीं। कौन सी सीट अच्छा, एक बीजेपी? बात। अच्छा आप बता दीजिए, आपके नेताजी ने कहा है कि केवल एक सीट क्योटो जो है वो बीजेपी जीतेगी, यानी बनारस। आपको कितनी लगता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही? फंस गई, क्योटो भी फंस गई। तमाम ब्राह्मण एक हो गया, पिछड़ा एक हो गया, किसान एक हो गया, दलित एक हो गया, सब मिल करके इसकी मैजिक को रोकना है। और इन्होंने क्या किया, जो कंपटीटर थे आडवाणी जी साइड कर दिए, मुरली मनोहर जोशी साइड कर दिए, वसुंधरा राजे साइड इन्हें कर आप अपना कंपटीटर मानते हैं? दिए, और शिवराज जी कर दिए, रमन जी कर दिए। अब एक ही बचा है, नंबर आने वाला है। आप समझ रहे होंगे बात कहाँ जानी है। समझ रहे हो ना, चुनाव के तुरंत बाद इनको भी जाना है। चुनाव के बाद योगी जी चले जाएंगे? बिल्कुल 101% मान लीजिए। आपको क्या लगता है बृजभूषण शरण सिंह के जितने बयान आ रहे हैं वो पहले से प्रेडिक्टेड? ब्रजभूषण सिंह के हम इत्तेफाक नहीं करते। है। वो ऐसा शख्स है, आपने देखा होगा बेटियों को जो रतन लाई भारत के लिए, मेडल लाई, उनके चेहरे को बूटों से कुचला गया, उनको न्याय नहीं मिला, मुकदमा चल रहा, खुद नहीं तो क्या, अब अपराधी है, मुकदमा चल रहा उसके खिलाफ, क्यों टिकट दिया? बेटे में उसमें क्या फ़र्क है? चुनाव तो वही लड़ रहा। सर वही बात अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आपको लगेगा कि कैसरगंज की स्थिति, कैसरगंज में गया था, कैसरगंज में जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है उन्हें भगत राम जी को तब लाया गया जब बृजभूषण सिंह के लड़के का टिकट फाइनल हो गया। वहाँ के समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से मेरी ऑफ रिकॉर्ड बात हुई, उन्होंने कहा कि आपके नेताजी अखिलेश यादव ये इंतज़ार कर रहे थे कि अगर बृजभूषण सिंह के बेटे को बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो वो टिकट दे देंगे। नहीं, हाँ? ये कभी बात भी नहीं हुई इस संबंध में, कभी बात नहीं हुई, कभी बात नहीं। हम अपराधी देखिए, अखिलेश जी इस मामले में बहुत शानदार नेता है। उन्होंने कभी पार्टी का अपराधीकरण को कोशिश नहीं की, ना करेंगे। साफ सुथरे लोग सब लड़ रहे हैं और बम्पर वोट से जीते हैं। और काजल को मेयर के चुनाव में भी हराया गया, हारी नहीं थी, इस बार भी जीतेगी काजल निषाद। हाँ, अब यहाँ गोरखपुर पे आ जाते हैं, गोरखपुर पे आ जाते हैं। निषाद की मंत्री जी ने बताया, मैं भी खजनी में था, ये विधानसभा लगती हुई है। गोरखपुर की बात कर लेते हैं, आप दोनों लोग से गोरखपुर की बात करेंगे। गोरखपुर जिले की ही या सीट है जो उसमें है, संत कबीर नगर में। और उस पर सबसे ज़्यादा 50-55 नहीं 60 हज़ार से ज़्यादा वोट निषाद समाज का। हम उन्हीं में रहे। भौगोलिक स्थिति ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी कटरी का मैदान है, सब कैसा जीवन है, आप ताज्जुब करेंगे कैसे लोग रह रहे हैं। हम तो ताज्जुब करते हैं, हम तो पश्चिम के रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने मन बनाया है। इन्होंने संजय निषाद जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दिया और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखिए सर, इस समय गोरखपुर की जो स्थिति है, आप समाजवादी पार्टी के नेता है, आप उसी की बात करेंगे, लेकिन जो मैं वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ, रवि किशन सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड में भोजपुरी वुड में काम करते हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरा तीसरा कि संजय निषाद हैं। क्या ये तीनों बड़े समीकरण, और ऊपर से अभी प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की रैली होने वाली है, क्या ये तीनों समीकरण अकेले काजल निषाद और अखिलेश यादव और आप लोग उसको झेल पाएंगे? रवि किशन जी अगर अभिनेता है तो काजल निषाद भी अभिनेत्री भी है, कवित्री भी है, और लेखक भी। सुनिए, रही निषादों की बात, विशंबर प्रसाद जी से बड़े नेता नहीं है वो, संजय निषाद। हमसे बड़े नेता नहीं हुए, पैदा भी नहीं हुए थे राजनीति में। मैं राजनीति की बात कर रहा, वैसे नहीं हो सकता है हम उम्र में बड़े, लेकिन हमारी 70 साल की उम्र है। आरक्षण का उन्हें ABCD का मालूम नहीं था। हम ही लोग हैं, आरक्षण का सबसे पहले प्रस्ताव 2005 में मुलायम सिंह की सरकार में हमने 3 बार भेजा, ऊपर सरकार नहीं थी, फिर अखिलेश जी की सरकार में 2 बार भेजा। संजय निषाद जी झूठ बोल करके लोगों को अमित शाह की मीटिंग कराई लखनऊ में, और कहाँ वादा करके ले गए कि आज आरक्षण की घोषणा हो जाएगी। घोषणा हुई नहीं, लोगों ने वहीं गालियां देते हैं, कुर्सियां सब तोड़ दी। और अब चुनाव देखा, लड़ रहे हैं। अगर 5% भी निषाद वोट ले जाए तो मैं मान लूँगा निषाद का नेता है। निषादों का नेता है ही नहीं, निषादों को धोखा दिया। संजय निषाद निषादों के नेता नहीं, कैसे नेता कैसे हो गए? उसके पार्टी बने, उसके सिंबल पर कोई आदमी लड़ा उसको, फिर कहेंगे पार्टी भोजन भरी थाली कहेंगे खत्म, चुनाव चिन्ह गायब। इससे तो ओम प्रकाश राजभर चरा कम तक मैं अपने चुनाव चिन्ह पर तो लड़ रहा।
अनुप्रिया पटेल 2 सीट मिली, संजय निषाद वो अपने सिंबल पर तो लड़ रहा। हाँ। इसका तो कोई सिंबल ही नहीं, ये तो भाजपा का एजेंट था, एजेंट है, खत्म। जनता समझ गई, समाज के लोग समझ गए। हमारे मुजफ्फरनगर में इसको जब घुसने दिया तो पुलिस पे 4 लड़के बंद करे, मैंने जाकर रात को छुड़वाए, दौड़ा लिया इसको, घुसने नहीं देंगे किसी जिले में इसको। इतना अपराध किया समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा। निषादों के जहां एंट्री करते हैं वहां घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दे रहे संजय हैं। निषाद। हाँ, संजय निषाद को भी, इसको प्रवीण का तो हाल देख लेना बगल में क्या होगा। बहुत बुरा हाल है। उसका कारण है, देखो, जो समाज के साथ जनता के बीच में झूठ बोला गया, यही प्रधानमंत्री जी का है। अगर जनता के बीच में झूठे जुमले ना छोड़े होते तो आज वो स्थिति नहीं होती, और केवल जोड़ा रह गया गुजरातियों का एक, बाकी सब किनारे कर दिए। इसीलिए बनारस की हालत भी बहुत खस्ता है। अब भाषण में बदलाव होगा। पहले दूसरे चरण में ये दबाव में आए थोड़ा, उसके तीसरे चौथे चरण में ये इनका हिलने लगे। अब जब चौथा पांचवा चरण आया तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब उल जलूल बोल रहे हैं, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ है नहीं इनके अलावा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय चंपत राय जी से, राम मंदिर का आधा अधूरा उद्घाटन किया, देश के चारों शंकराचार्य ने विरोध किया, दो ने सपोर्ट किया, नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, चारों ने विरोध किया कि ये अशुभ घड़ी में कर रहे हो आप, ये तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, देश के लिए शुभ नहीं है, जनता के लिए शुभ नहीं है। जबरदस्ती किया, क्योंकि केवल एक ही चेहरा होना था। जो लाल कारपेट बिछाने वाले थे वो साइड लाइन रहे, अकेले जा रहे थे मोदी जी। समझ रहे हो ना मेरी बात? कारपेट कोई भी छा रहा था, उसने सोचा मेरी भी हिस्सेदारी रहेगी, लेकिन कारपेट पर अकेले गए, अकेले ने उद्घाटन किया, वो साइड लाइन कर दिया। इसी तरह से ट्रस्ट बनाया, एक भी पिछड़ा हो, दलित हो, किसान हो, पटेल हो, हरिजन हो, निषाद हो, मांझी हो, मंझवार हो, एक भी आदमी हो, दलित हो, कोई भी उसमें है ट्रस्ट में, जरा बताएं। तो इसलिए ये इतना माल आ रहा डेली, वो कहाँ जा रहा है? मंदिर का चढ़ावा की बात, मंदिर का चढ़ावा कहाँ जा रहा है? ट्रस्ट में जा रहा है। उस ट्रस्ट में यही लोग हैं गिने चुने, कोई पिछड़ा नहीं, दलित नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, चलो अल्पसंख्यक की छोड़ दो, कोई है एक आदमी बता दो। तो ये जनता समझ रही है, और ये पहुंच गई सब तक। और इन्होंने कहा था कि हम क्या क्या वादा नहीं किया, सबसे बड़ा धोखा महिलाओं के साथ किया। ये बहन जी खड़ी है, क्या इनके पास काला धन है? नोटबंदी करके सबसे पहले जो घर गृहस्थी में पुरुष पैसे देता है खर्च के लिए, उसमें तो कुछ बचा के वो जोड़ देती है, पैसा जोड़े भी। और जब पुरुष मांगता था कह दी मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन जिस दिन नोटबंदी हुई कि एक हफ्ते में ये कागज हो जाएंगे, तो जो माल था वो निकाल कर दे दिया पुरुष को, अपने घर वाले को कह लो, पति को कह लो, उन्हें जाकर बैंक में जमा करना, कह लेने तो ये तो कपड़ा हो गया। और उस पुरुष ने एक पैसा उसको वापस नहीं किया। सबसे बड़ा धोखा महिलाओं के साथ इसने किया, और धोखा महिलाएं भूल नहीं रही। अब बहन जी को मालूम है कि ये महिलाओं के लिए कितना मतलब गंभीर आरोप है मेरा, कि क्या महिलाओं के पास काला धन था? विदेश से एक पैसा मंगाया हो तो बता दो। इन्होंने कहा था विदेश से लाएंगे। विदेश से अगर एक पैसा मोदी जी ले आए हो 10 साल में, तो हमारी गारंटी हम भी वोट दे देंगे, और नहीं लाए तो इन्हें देश से जाना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी होगी। जनता ने तय कर लिया। सर, ये नोटबंदी की बातें हो गई। एक बात जो इतने कन्वर्सेशन के दौरान खटक रही है, वो मैं दोनों लोगों से पूछूंगा। ये बताएं सर कि जो अभी आपने कहा है कि इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली साइड में है, वो तो पहले से ही साइड है। राम मंदिर उद्घाटन में आपने देखा, कारपेट तो मोदी जी ने बिछाया। तो मतलब ये अगर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ साइडलाइन कर दिए जाएंगे? कर दिए जाएंगे, पक्का पक्का पक्का। कौन आएगा इनके चेहरे पे, कुछ लगता है कोई अनुमान? चेहरा नहीं होगा, ये सब बेचेहरे होंगे। याद होगा विधानसभा में 150 विधायक इनके खिलाफ धरने पे बैठे थे कि हमारे काम नहीं हो रहे। इतने आक्रोशित लोग हैं इनके विधायक भी, कार्यकर्ता भी। मैं कह रहा हूँ कि और कार्यकर्ता बीजेपी का हताश है। इनके पास सीटें हैं, मुख्यमंत्री तो काम नहीं हो रहा। सीटें हैं इनके पास, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का रहेगा। कौन किसको बनाया जा रहा है? ब्रजभूषण सिंह नहीं, मुख्यमंत्री तो हमारे ठाकरे साहब भी थे। फडणवीस को तोड़ दिया इन्होंने, नहीं तोड़ा उसको।
उसकी पार्टी तोड़ी, शरद पवार की पार्टी तोड़ी, तो बाकी और लोग तोड़ सकते हैं, इनकी पार्टी भी तो टूट सकती है। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि इनकी पार्टी टूट ही नहीं सकती। तो मतलब समाजवादी पार्टी भी गवर्नमेंट बना सकती है चुनाव के क्यों नहीं बाद? बना सकते? हाँ? बहन जी की सरकार गई, हाँ, भाजपा बीच में नहीं है, हमने सरकार बनाई मुलायम सिंह की, बताओ बनाने का 2003 में। सब संभव है, ये बड़ी बात है। सब संभव है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, संभव है। तो मतलब मैं 6 महीने पहले जो आप एमएलसी कैबिनेट मंत्री से बात कर रहा हूँ, दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, दिल्ली की तरफ देखने के बाद में गारंटी है 3 महीने के बाद। हाँ, तो मैं कैबिनेट मंत्री 6 महीने के बाद किरणपाल जी से बात कर रहा हूँ, सरकार गई तो। कैबिनेट हम रहे न रहे, हम तो जो भी पार्टी का निर्देश आदेश होगा, हम संगठन के लोग हैं। हाँ। दोनों ही। आपको क्या लगता है सर कि चुनाव के बाद सवाल सुन लीजिए सर, नहीं क्योंकि व्यूवर भी सुनता है ना सवाल। 1 मिनट सवाल मेरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको सुन। सवाल ये है सर कि अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन आती है, अगर आती है, जिसमें अभी संसद दोनों पार्टी 4 जून को फैसला होगा, तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन संवैधानिक ढांचे के आधार पर चलेगा, लोकतंत्र को मानने वाला है। जो इन लोगों ने घपले किए हैं उनकी जांचें बैठेंगी, उन्हीं में जाएंगे। जब इनमें चले जाएंगे तो अपने आप उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे क्या करना है। और जहाँ तक मैं यहाँ की बात करूँ, आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ने क्या घपले किए? वो तो कहते हैं कि एकदम निश्चल दाग रहा है, कुछ नहीं हुआ है, कोई घपला नहीं है। चले जाइए लखनऊ, मंत्री कौन है, विभाग कौन चला रहा है। अगर मान लीजिए कहीं, आपको क्या लगता है किस विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ बीजेपी में? एक सेकंड, आप बगल में अयोध्या है आपके, आप जाइए। 31,000 करोड़ का फंड है सरकारी, वहाँ पे सरकारी दिया, जमीनों घोटाला, जमीनों का इतना बड़ा घोटाला है कि जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं। कारण पूरा तय करिए किनके जो 5 स्टार होटल बन रहे, 3 स्टार बन रहे, उनमें कितने % लोग गुजरात के हैं। बस केवल इतनी जानकारी कर लीजिए। हम सरकार बदलेगी तो हम कराएंगे जांच, छोड़ेंगे नहीं। अब बुलडोजर इधर चल रहा है तो बुलडोजर उधर भी चलना है, फैक्ट्री तो बंद होगी नहीं। इन्होंने बता दिया कि शासन कैसे होता है। तो अखिलेश यादव भी बुलडोजर वाले नेता बने। अखिलेश ने तो कहा कि बुलडोजर इधर भी फैक्ट्री बंद नहीं हुई, इधर चला है तो दूसरी तरफ भी चल सकता है। तो मैं ये बड़ा गंभीर सवाल आपसे बता रहा हूँ आपसे। अयोध्या में मालूम करिए, जो 3 स्टार 5 स्टार होटल बन रहे, तमाम जमीनों पे इन्होंने सस्ती किसानों की ज़मीन लेकर के उनको दे दी गुजरातियों को। कितने % लोग गुजरात के हैं? मेरे ख्याल से 95% गुजरात के लोग हैं जो होटल बना रहे। पैसा कहाँ से ला रहे? उनसे मोटा चंदा लिया गया इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पर। और जिसने वैक्सीन बनाई उससे हार्ट अटैक हो रहे। अब एक लड़का कल ही यहाँ खजनी में हम जा रहे थे, 34 साल का लड़का, उसने वैक्सीन लड़ाई। आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं? मैंने तो जो पर्चा भरने गया तो कहला लगवा लो सर्टिफिकेट ले, तो हमने तो सर्टिफिकेट लिया, लगवाई थी। तो मजबूरी हो गई कि पर्चा नहीं भर सकते, रेल में नहीं जा सकते, बस में नहीं बैठ सकते। और जिसके लग गई अब वह वापस शरीर से निकल तो सही सकती। अब उसका साइड इफेक्ट जो हो रहा, उससे लोग मर रहे हैं। सर आप अपनी बातें कीजिए। अब हम आते हैं गोरखपुर, ये जो 64 गोरखपुर लोकसभा सीट है, यहाँ पे काजल निषाद जी के बारे में और यहाँ की जो आपने निषाद चेहरा बताया, मैं अभी पिछले चुनाव में नगर निगम के चुनाव की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि 80 पार्षद की सीट है, 80 पार्षद की सीट है। समाजवादी पार्टी ने मेयर भी लड़ा रही, पार्षद भी लड़ा रही। संजय जी को कौन सी मजबूरी है, कौन सा डर है कि एक भी पार्षद निषाद समाज का नहीं लड़ाया, ना अपनी पार्टी से लड़ाया। पहले तो उन्होंने नामांकन कराया, इसके बाद धमकी मिली तो विड्रा कर लिया। वही हाल ये है कि इनकी पार्टी है, लेकिन जब धमकी मिली तो उन्होंने एक भी कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे, अपने बेटे को सरेंडर कर दिया। तो इससे साफ है कि यहाँ का निषाद मतदाता जो है पूरी तरह से इनकी चाल को समझ गया कि ये अपने परिवार में इन्होंने आरक्षण ले लिया, लेकिन समाज के लोगों के आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी है। तो पूरा स्पष्ट है कि अब जो है संजय जी का कोई जादू चलने वाला नहीं है। यहाँ से लाखों वोट से जो है हमारी काजल निषाद जीतने जा रही हैं, ये सही है। और मैं दूसरी बात बताऊँगा, जो चूँकि जनता क्यों आकर्षित है,
आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं कि कार चलाते हैं? दोनों चला लेते हैं। दोनों चला लेते हैं। तो अभी 1 जनवरी को ड्राइवरों का हड़ताल हुई थी। एक काला कानून जो है अमित शाह जी ने बनाया, गृह मंत्री जी ने, कि अगर कोई एक्सीडेंट करता है ड्राइवर, चाहे वो लाइसेंस धारक हो, चाहे मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो, चाहे वो कार का ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी का हो, चाहे ट्रक का हो, चाहे बस का ड्राइवर हो, तो उसको जो है 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सज़ा होगी। तो बताइए कौन आदमी सज़ा के लिए इनको वोट देगा? कि ऐसा कानून बनाए बैठे हैं कि कल के लिए अगर धोखे से कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम इंश्योरेंस जब बीमा की प्रीमियम देते हैं तो कंपनी को देना चाहिए। तो ये कंपनियों के, इनके अपने मित्रों लोगों को लखपति, अरबपति, खरबपति बनाना चाहते हैं और देश की जनता को मारना चाहते हैं, कुल मिला के। तो सर आपके हिसाब से हवाएं पूरी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो ये 400 पार का नारा है और बीजेपी इतनी आश्वस्त दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है कि इस बार इनकी सीटें आ रही हैं, फिर से ये सरकार बना रहे हैं, तो आप मतलब वहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि ऐसा हो रहा है, और आप कह रहे हैं इतनी ज़्यादा सारे लोग अगर आपके साथ है तो बीजेपी को कौन जिता रहा है? देखिए, गोदी मीडिया जिता रहा है, गोदी मीडिया जिता रहा है। उनके लिए काम कर, उनके पैकेज है, महीने के पैकेज हैं। जो लोग कार से चलते थे हेलीकॉप्टर से चलने लगे हैं, आप समझ गए होंगे। कल के लिए जब ये गोदी मीडिया, जब इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो पता नहीं, अभी हो सकता है ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या करते थे हम लोग। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय जो देश में हालात हैं, युवा, रोजगार, महंगाई, किसान, इन मुद्दों पे लेकर के हमारा इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। और पूरा भरोसा है कि जब किसान को भाई 5,000 रुपये महीने मिलना है, पेंशन मिल रही है, महिलाओं को 1 लाख रुपये मिलना है, बिजली उनकी फ्री रहेगी, तो अमूमन जो है छात्रों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको 8,500 का महीना मिलेगा जब तक नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये अच्छे ऑफर दिए गए हैं, जैसे फॉरेन में है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है। जब तक नौकरी बच्चे को नहीं मिलेगी तब तक गवर्नमेंट उसको स्टाइपेंड देगी, उनको जो है बेरोजगारी भत्ता देगी, और जब नौकरी मिल जाएगी तो उसका ख़त्म हो जाएगा। तो उसी पैटर्न पे अब हमारा इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र बनाया है कि हम भी वही देश में लागू करेंगे। जब तक देश का नौजवान जो बेरोजगार है उसको हम आगे नहीं लाएंगे, उसको उसकी तरक्की के रास्ते, तो देश तरक्की में नहीं जाएगा। नो डाउट इंडिया गठबंधन के जो घोषणा पत्र है वो ठीक है। एक अंतिम सवाल पे इंटरव्यू सेशन ख़त्म करेंगे। सवाल ये है, क्लियर कट बताइएगा, उसमें जनता जवाब देगी। ये हर नेता है। इंडिया गठबंधन की लगभग कितनी सीटें आ रही हैं? जो अभी तक की देखिए आंधी है, हाँ। 4 चरण जो उधर रहे, 5 चरण हो गए, 6वां चरण कल होने जा रहा है। जो जनता का रुझान बना है अब धीरे धीरे तेजी होते पकड़ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, योगी जी सब बौखला गए हैं। ये सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो है अपनी मीटिंगों में सरकारी कर्मचारियों को शादी वर्दी भेज रहे हैं, प्रधानों को, बीडीसी को, डीडीसी को, आंगनवाड़ी को, उनको कह रहे हैं कि एक बस लेके आओ, इतने आदमी लेके आओ। जो महिला समूह की महिलाएं, इनके पास जनता कोई नहीं आ रही। इससे हमको लग रहा है कि पूरी तरह से यूपी में भाजपा का सफाया होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। पूरे देश में कितनी सीटें आ रही हैं? 400 पार उनका नारा है, आपका भी कुछ सीटों का नारा है? देखिए, कहीं आपको तो 400 पार नहीं है। देखिए, हम आपको बता दें, दक्षिण चले जाइए, केरल तमिलनाडु से लगा के ये साफ है। पूरब चले जाइए, जब से मणिपुर की घटना हुई पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम हुआ। अब कोई महिला जो टूरिस्ट है हमारे देश में जब आती है तो सोचती है कि मणिपुर जैसी घटना हो रही है, तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा जाने के लिए। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी। 60 दिन के बाद जो वीडियो जारी हुआ तब भी प्रधानमंत्री जी उसके बारे में कोई नहीं बोले, न अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, और जिसने वीडियो जारी किया उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। तो पूरा पूर्वांचल, ईस्टर्न इंडिया, दक्षिण, और आपके हिसाब से सभी लोग आपके साथ हैं। राजस्थान में 50-50 हो जाएंगे, मध्य प्रदेश 50-50 हो जाएंगे, बिहार भी साफ होने जा रहे हैं। अब जो है नीतीश का कोई जादू वहाँ चलने वाला नहीं है, और यूपी हम लोग साफ कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये सैकड़ा भी आगे पार करें। सैकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। आपको क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही? सर ने वो नहीं बताया। दिल्ली पहले 7 के साथ जीते, इनका 7 दिल्ली 7 के साथ जीत जाए, 7 गठबंधन जीत रहा।
10 हरियाणा, हाँ पहले 10 की 10 थी इनके पास, हाँ। इनके एक पे लड़ाई है, बाकी 9 साफ। 9 हरियाणा, 17 पूरा पंजाब साफ, 17 की 17, 13 की 13 पंजाब पूरा साफ कर लेंगे। पूरा साफ। हाँ और यूपी बिहार पे इनकी नज़र थी। हाँ अब यूपी बिहार वालों ने एक लड़का वहाँ है हमारा तेजस्वी, हाँ एक लड़का, 2 लड़कों की जोड़ी यहाँ चल रही है, तो सफाया हो गया कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं बची इनके पास। तो इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब 400 पार का नारा उनका है और आप 400 पार का दावा आप कर रहे हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 400 से ज़्यादा आपकी है। भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। जनता है ये, इनको भी दे, इनको भी दे। और हम तो ज़मीन पे चल रहे हैं, ये हवाई जहाज से चलते हैं, तो हम तो ज़मीन पे चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, चरणबद्ध चल रहे हैं। अभी आपको हेलीकॉप्टर नहीं मिला क्या? हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर से हम हेलीकॉप्टर वाले नहीं हैं, हम तो ज़मीन पे चलने वाले लोग हैं। बाई रोड आ रहे हैं, बाई चरण आ रहे हैं, हर चरण में 6-6 दिन हर सीट पे दे रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों को ड्यूटी लगाई गई है या लगाई, जहाँ बाहुल है, जहाँ ज़रूरत हमारी है, हमारे समाज में हम लोगों की नेताओं की ज़रूरत है, वहाँ सब लोग जा रहे हैं। और हमें नहीं, हमारे पास भी हर जाति का नेता है, हर जाति का वोट है। आपने देखो कि PDA का मतलब आप समझते हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और आदि आबादी, अगड़ा भी, आधे जो पिछड़े आंकड़ों में वे भी सब खड़े हो गए। तो हमारे साथ बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश नहीं, देश से सफाया है, जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ विशंभर जी और किरण पाल जी, देश के दोनों बड़े नेता हैं, निषाद समाज को प्रोजेक्ट करते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। ये दोनों लोग हमारे साथ थे। इनका दावा था कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है वो असल में 400 सीटें इनकी आ रही हैं। वहीं जब मैं बीजेपी के नेताओं से बात करता हूं तो कहते हैं कि 400 से पार है, गिनती कितनी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये 4 और 4 और इसका रिजल्ट भी 4 को आने वाला है, वो रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। मेरा नाम इंद्र प्रकाश है। इस इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।